आज की क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। हमने लास्ट वाली क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा था, वीबीटी और उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है ये कब आया, जब हमें वीबीटी के अंदर या संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिली। ठीक है, उन कमियों को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक नई थ्योरी लेके आए जो किसने दी थी, बेथे और वेन ब्लांक ने दी। ठीक है, नाम क्या है इस थ्योरी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है या फिर जो भी मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, उनको ये क्या मानता है, क्रिस्टल के रूप में मानता है। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में मतलब कि ये जो संकुल है या कॉम्प्लेक्स है, इनके बीच में कोई भी सहसंयोजक गुण नहीं होते हैं, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, आयनिक होते हैं। यानी ये क्या कहता है कि यहाँ पर मेटल और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड जो है वो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना जो होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइज होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना होती है इनकी। ठीक है, तो इसके अंदर सीएफटी के अंदर मेन क्या बताया गया कि मेन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज है तो चार्ज के बीच में बॉन्ड बनता है जो कि आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पर 100% आयनिक बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है, पहला पॉइंट सीएफटी ने क्या दिया, बेथे और वेन ब्लांक ने क्या दिया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है, ये जो बंध होता है ये क्या होता है, 100% आयनिक होता है, ना कि सहसंयोजक या कोवेलेंट। ठीक है, वीबीटी में क्या बोला था कि ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, कोवेलेंट होता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसी का एक टाइप। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये जो सारी स्ट्रक्चर है, ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, 100% आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आयनिक नेचर होता है इनका। आयनिक नेचर का मतलब क्या है कि दो अपोजिट चार्ज वाले आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, विद्युत स्थिर आकर्षण बंध की वजह से आपस से में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीएफटी ये भी बताती है कि दो तरह के चार्ज होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। सभी इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, फिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब भी अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। तो मेटल लिगेंड के अंदर जब अपोजिट चार्ज वाले बॉन्ड जो बनते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, उसके अंदर इन दोनों चार्ज को क्या बोला जाता है, पॉइंट चार्ज बोला जाता है, बिंदु आवेश बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बिंदु आवेश। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखें अपने कि एमीन जो है वो क्या होता है, एक तरह का लिगेंड होता है। ठीक है, एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, जिसके ऊपर क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी आंशिक धन आवेश होता है, और नाइट्रोजन पे आंशिक ऋण आवेश होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एमीन का मॉलिक्यूल है या फिर ये जो एमीन लिगेंड है, ये क्या करता है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज कौन सा है, नेगेटिव वाला है। ठीक है, यानी ये ऋणायनिक बिंदु आवेश है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से बिंदु आवेश ही है, पॉइंट चार्ज ही है, लेकिन कौन सा है, ये ऋणायनिक है, एनायनिक है। ठीक है, ऋणायनिक या एनायनिक पॉइंट चार्ज है ये। ठीक है, ये बॉन्ड किसके साथ बनाता है, किसी भी मेटल के साथ। मेटल क्या होता है, पॉजिटिव या कैटायनिक पॉइंट चार्ज होता है। जैसे अगर ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या है, अगर +3 है, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव का है, तो ये क्या करता है, ये पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये कौन सा है, कैटायनिक या धनायनिक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है।
ठीक है। तो पहला ही पॉइंट CFT का क्या है, मेन या मेजर डिफरेंस जो है VBT और CFT के अंदर, वो क्या है कि VBT ये कहता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है वो सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि 100% आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी चार्ज होते हैं उनको पॉइंट चार्ज बोला जाता है, बिंदु आवेश बोला जाता है। ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है कि CFT जो है उसके अंदर, जैसे VBT ने बोला, VBT ने क्या कहा कि जितने भी मेटल हैं उनके पास जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली ऑर्बिटल होते हैं, उसका ओवरलैप होता है किसके साथ, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, लिगेंड जिसके पास क्या है, भरे हुए कक्षक है, वो ओवरलैप करते हैं या अतिव्यापन करते हैं किसके साथ, धातु के साथ जिसके पास खाली कक्षक है। ठीक है, उससे क्या बनता है, दो कक्षकों के ओवरलैप से क्या बनता है, एक तरह से सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन CFT इस चीज को नकारती है कि यहाँ पे इस तरह का कोई बंध नहीं बनता है, यानी सहसंयोजक प्रवृत्ति का कोई बंध नहीं होता है। ठीक है, VBT ने क्या कहा, VBT ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई धातु है या मेटल है, तो मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली कक्षक होते हैं। ये खाली कक्षक जो है ये क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं किसके साथ, ओवरलैप करते हैं, किसके साथ ओवरलैप करते हैं, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट या सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, लेकिन CFT क्या कहती है कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी ओवरलैप नहीं होता, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर जो भी बंध होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, और 100% आयनिक बंध होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमेशा क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, और क्रिस्टल जो होता है उनके बीच में ज्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण का बल होता है, जो कि पॉइंट चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, आयनों के बीच में होता है, यानी आवेशित स्पीसीज के बीच में होता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अब इसने ये कहा कि सहसंयोजक बंध तो नहीं होता, यानी यहाँ पर खाली और भरे हुए कक्षकों के बीच में अतिव्यापन तो नहीं होता, लेकिन होता क्या है असलियत में, वो CFT क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, कि जितने भी मेटल के पास d ऑर्बिटल है, ठीक है, हमने क्या कहा था, VBT के अंदर जितने भी खाली ऑर्बिटल थे मेटल के पास, उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया था, संकरण करा दिया था। ठीक है, लेकिन CFT ये चीज नहीं करती है। CFT क्या कहती है कि जो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल है, या हम क्या करते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा लेते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल का होता है, संक्रमण धातु का होता है। तो यहाँ पर संक्रमण धातुओं के पास क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर रहते हैं, अपनी ओरिजिनल आकृति के अंदर रहते हैं, और उसी में ही क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि आयनिक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है CFT का कि मेटल जो है, मेटल के पास जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी कक्षक जो होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो आकृति है वो क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है, यानी जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उनमें हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण नहीं करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो भी मेटल है उस मेटल के अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की एक एनर्जी लेवल होता है। किसी भी ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वो क्या होता है, 3D होता है। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D, और थर्ड क्या होता है, 5D। ठीक है, तो डी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डी के पांचों जो कक्षक है ये क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, यानी डी को हम क्या करते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक तो डी एक्स वाई, एक वाई जेड, एक एक्स जेड, एक डी जेड स्क्वायर, और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 है, पांचों के पांचों को हम क्या करते हैं, एक ही एनर्जी लेवल के अंदर रखते हैं।
ठीक है, एक एनर्जी लेवल के अंदर अगर पांचों के पांचों ऑर्बिटल है तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, ये डीजनरेट स्टेट है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेट स्टेट है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कक्षकों की समभ्रंशता है। समभ्रंशता का मतलब क्या है कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मेटल जब तक लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है तब तक क्या होते हैं, मेटल के पास जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी क्या होती है, डीजनरेसी कंटिन्यू रहती है, समभ्रंशता रहती है। यानी ये सारे डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है किसी लिगेंड के साथ, ठीक है, तो लिगेंड जो होता है उसकी प्रवृत्ति पर ये निर्भर करता है कि यहाँ पर इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की ये डीजनरेसी रहती है या नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, प्रबल लिगेंड लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रबल लिगेंड इनकी डीजनरेसी को खत्म कर देता है। जब इनकी डीजनरेसी खत्म होती है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, डी कक्षकों का विरपाटन हो जाता है, और डी कक्षकों का विरपाटन जो है वही इस सीएफटी का मेन पॉइंट है। ठीक है, और उसी की वजह से हम क्या बताते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो किसकी वजह से आता है, मैक्सिमम टाइम इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के कारण ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट सीएफटी का क्या कहता है कि जब तक मेटल जो है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और उसने लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तब तक उसके डी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या रहती है, डीजनरेशन रहती है, समभ्रंशता रहती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या कहता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स है, इन डी ऑर्बिटल्स में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी जब भी हम क्या करेंगे, बाहर से लिगेंड को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब भी बाहर से लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा इनके पास, तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इन ऑर्बिटल्स की क्या हो जाता है, विरपाटन हो जाता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, वो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इन डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, और लिगेंड यहाँ पर किस तरह से आके अटैक करता है, उनके बीच में रिपल्शन कितना होता है, किस ऑर्बिटल के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। जिसमें जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा वो उतने ही ज्यादा एनर्जी लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रतिकर्षण कम होगा वो रिपल्शन कम होगा, वो उतनी ही कम एनर्जी का आएगा। यानी एवरेज जो एनर्जी थी डी ऑर्बिटल की ये वाली, इससे कुछ डी ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, अगर हायर एनर्जी के हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, रिपल्शन हुआ है, प्रतिकर्षण हुआ है, ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट का मतलब ही क्या है, जो कि ज्यादा ऊर्जा लेकर ज्यादा ऊर्जा स्तर के अंदर गए हैं। ठीक है, और लोअर एनर्जी स्टेट वाले जो कि कम ऊर्जा लेके कम ऊर्जा स्तर में गए हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या बोलता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो है ये क्या बोलता है कि आपको डी कक्षकों की आकृति यहाँ पर पता होना चाहिए कि शेप क्या होती है डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम क्या देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। डी ऑर्बिटल्स की आकृति क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, जैसे हमें देखना है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये तीनों ही ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, कक्षकों के बीच में होते हैं हमेशा। कक्षकों के बीच का मतलब क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, यानी डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो दो अक्षों के हमेशा बीच वाले एरिया के अंदर होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे डी एक्स वाई को बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक जो है आपका जेड एक्सिस किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी यहाँ से बाहर की तरफ। हम उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ही चाहिए। ठीक है, तो हमने तीसरा ड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, इस एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका पीछे वाला लोब ये बनेगा इस तरह से,
ये जो स्ट्रक्चर बनी ये किसकी है, डी एक्स वाई की, ठीक है। इसी तरह क्या होती है, डी एक्स जेड और वाई जेड की भी स्ट्रक्चर इसी तरह होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डी जेड स्क्वायर की या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, डी जेड की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि जेड के ऊपर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस तरह से कि ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है, ये कोई भी एक्सिस ले लो, तो ये डी जेड स्क्वायर है जिसके अंदर पूरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, किसके अराउंड है, डी ऑर्बिटल के, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट के अराउंड है, जेड दिशा के अंदर है सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा अक्षों के ऊपर होती है, जेड में भी अक्षों के ऊपर ही है, ठीक है, जेड में अक्ष के ऊपर है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी अक्ष के ऊपर होगी। अक्ष के ऊपर का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से शो करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या चीज देखनी है हमें कि शेप पता चल गई हमारे पास, डी ऑर्बिटल में से 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 अक्षों के बीच में होती है, बाकी 2 जो है वो क्या होते हैं, अक्षों के ऊपर होते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है, इनके पॉसिबिलिटी जो होती है इनके मिलने की, वो कहाँ पे होती है, अक्षों के ऊपर होती है, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या बनाना है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो लिगेंड जो है वो हमेशा कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, हमेशा अक्षों के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, यानी अगर हमारे पास ये वाला डी ऑर्बिटल है एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड का, तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके इस तरह से यहाँ पे अक्ष पे, वो या तो एक्स अक्ष पे आएगा या फिर ये वाई एक्स पे आएगा इस तरह से, ठीक है, या फिर इधर से लिख लो, एक ही चीज है, यानी ये क्या आएगा, अक्षों पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है। तो क्या है, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कहाँ पे है, अक्षों के बीच में है, और ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है ये अक्षों पे हैं, तो यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की, इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही कम यहाँ पे रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण यहाँ पे उतना ही कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिगेंड कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है इलेक्ट्रॉन लेके, जहां पर इनके डी ऑर्बिटल के खुद के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वहीं पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। सेम ही चीज यहाँ पे होगी कि लिगेंड यहाँ पे आएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, तो वो स्प्लिटिंग में हायर एनर्जी स्टेट के अंदर ज्यादातर कौन सा जाता है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कम एनर्जी स्टेट में कौन सा जाता है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है। ये हमारा क्या था, 4th पॉइंट था, ठीक है। आपको डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, अगर डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर पता है तो हम बाहर से जब भी लिगेंड लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इन डी कक्षकों की डी जनरेसी को खत्म कर देंगे, समभ्रंशता को खत्म कर देंगे, और क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करेंगे, विभाजन करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, एक जो कि एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के हैं, एक जो एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी के हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है सीएफटी का, 5th पॉइंट है, ठीक है। 4th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, और लिगेंड के साथ जब ये डी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसमें रिपल्शन ज्यादा और किसमें कम होता है। 5th पॉइंट हमारा कौन सा है कि ये जो डी जनरेसी जो खत्म होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो किस तरह से होती है, ठीक है। 5th पॉइंट है आपका कि जब भी मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के पास, खाली डी कक्षकों के पास जब भी लिगेंड आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसमें रिपल्शन होता है, कहीं पे रिपल्शन या प्रतिकर्षण ज्यादा और कहीं पे कम होता है। नहीं, देखो क्या होता है, जैसे हमने डी ऑर्बिटल लिए, ठीक है, डी ऑर्बिटल में कितने ये होते हैं, डी 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने ये कहा कि जो डी एक्स वाई वाई जेड
और XZ है। ये क्या है, ये ऐसे एनर्जी लेवल है जहां पे क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। ठीक है, रिपल्शन कम का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण होगा। जब यहाँ पे रिपल्शन कम होता है तो इन एनर्जी स्टेट से क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होने की वजह से ये क्या होते हैं, कम एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और ये जितनी ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है उसे बोलते हैं हम CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको बोला जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसी ऊर्जा होती है जो कब मिलती है हमें, जब हमारे d ऑर्बिटल्स औसत या एवरेज जो एनर्जी लेवल होता है उससे कम एनर्जी लेवल में आते हैं, तो यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, CFSE। और इस CFSE के बेस पर ही हम क्या पता लगाते हैं कि कौन से आपके मेटल कॉम्प्लेक्स या फिर धातु संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं, कौन से कम स्थायी होते हैं। यानी थर्मोडायनेमिक नेचर जो होता है वो हमारा किससे पता चलता है, कॉम्प्लेक्स का या संकुलों का CFSE से पता चलता है। ठीक है, यही रीजन होता है कि जब भी रिपल्शन कम होता है तो ये क्या होते हैं, एवरेज एनर्जी से कम पे जाते हैं, यहाँ पे हीट रिलीज होती है और ये हीट जो रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल जो है ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ। अब क्या है कि ज्योमेट्री जो होती है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड की, ठीक है, कोई भी जो मेटल का लिगेंड है या कॉम्प्लेक्स है, मेटल का संकुल है, उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है कि उसके साथ लिगेंड किस तरह का जुड़ा हुआ है। उसके बेस पे ये क्या होता है, स्प्लिटिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि अगर ऐसा कोई लिगेंड है जो कि क्या कर रहा है, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन ना देकर, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लिगेंड एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लिगेंड है वो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन ना देकर एक्सिस के बीच में देता है। अगर एक्सिस के बीच में देगा तो इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और dZ² और dx² - y² की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी के बेस पर इनकी आगे भी स्प्लिटिंग हो सकती है, आगे भी विरपाटन यहाँ पे पॉसिबल होता है। और जैसा इसके अंदर विरपाटन होगा, स्प्लिटिंग होगी, वैसी ही आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी। जैसे VBT ने ये बताया था कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है। ठीक है, लेकिन CFT क्या कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज्योमेट्री है, ये किसकी वजह से होती है, इन d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से होती है। जिस हिसाब से इसमें स्प्लिटिंग होगी वैसा ही यहाँ पर क्या बनेगा, ज्यामिति या ज्योमेट्री यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 5th पॉइंट, कि अगर हम बाहर से लिगेंड लेके आते हैं, मेटल के साथ जुड़ता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे d ऑर्बिटल की डीजनरेसी, समभ्रंशता खत्म हो जाती है, d ऑर्बिटल्स का यहाँ पे क्या हो जाता है, विरपाटन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि जब ये विरपाटन होता है तो यहाँ से ये जो एनर्जी निकलती है CFSE। तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर बेथे और वैन ब्लांक ने ये भी बताया कि ये CFSE क्या होती है। ठीक है, CFSE को निकालने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में CFSE का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। ठीक है, वो फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। अभी 6 पॉइंट यहाँ पे क्या है इसका, कि अगर हमारे पास d ऑर्बिटल्स में रिपल्शन कम होता है तो क्या होता है, वो ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व एनर्जी यहाँ पे उसको बोला जाता है। और इसी एनर्जी के बेस पे हम ये बताते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, ये इसका क्या है, 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट ऑफ CFT का क्या कहता है, इससे रिलेटेड है कि अगर हमारे पास d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, d ऑर्बिटल अगर स्प्लिट होते हैं तो यानी d ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। किस तरह से, कि जैसे हमने d ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर
तो ये क्या है, बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जा सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो जब ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो यहाँ से कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है और उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में भेजता है, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, तो वो वापिस अपनी पुरानी ऊर्जा स्टेट के अंदर वापिस आएगा, तो वहां से कुछ ना कुछ क्या होता है, विकिरणों का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो आपकी रेडिएशन बाहर निकली, ये क्या होती है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो करती है, ठीक है। इसकी वजह से कौन क्या बनता है, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है तो ये किसकी वजह से बनता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से। अगर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, रंग क्या है, जो वीबीटी नहीं बता पा रहा था, ठीक है। हमने लिमिटेशन लिखी थी वीबीटी के अंदर कि वीबीटी ना तो कलर के बारे में बताता है कॉम्प्लेक्स के, ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं है, विपाटन नहीं है। लेकिन सीएफटी क्या कहता है कि डी ऑर्बिटल हमेशा स्प्लिट होता है, अगर ये स्प्लिट होता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है और हम यहाँ पर इसका कलर बता सकते हैं। कलर हम किससे बताते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से बताते हैं, है ना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे बेस्ड होती है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पे बेस्ड होती है। तो इसी से हम क्या बताते हैं, कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये हो गया 7th पॉइंट सीएफटी का, कि सीएफटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर कलर का पता लगा सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये थर्मोडायनेमिक करैक्टर बताता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, यानी ऊष्मागतिकीय गुणों के बारे में भी बताता है। ऊष्मागतिकीय गुण क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक करैक्टर क्या होते हैं कि आपकी जो टोटल ऊर्जा है, डी कक्षकों की जो डीजेनरेसी थी, समभ्रंशता थी, तब उसमें ऊर्जा कितनी थी, ठीक है। आपने अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में लेके गए हैं तो वहां से मतलब ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई है, यानी सीएफएससी की वैल्यू आपकी क्या है, ज्यादा है। जितनी ज्यादा सीएफएससी की वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट या एनर्जी किसी मॉलिक्यूल से बाहर निकलती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो ये चीज को किस में बताई जाती है, थर्मोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में बताई जाती है कि ऊष्मागतिकीय गुण भी यहाँ पे ये सीएफटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि ये जो स्प्लिटिंग है, मेन जो सीएफटी है वो किसके ऊपर बेस है, स्प्लिटिंग के ऊपर बेस है, ठीक है। स्प्लिटिंग के ऊपर बेस है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो किसकी वजह से बन रहा है, लिगेंड और मेटल के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। और ये इंटरेक्शन जो होता है ये उसकी वजह से क्या होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। अगर स्प्लिटिंग होती है तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और उससे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और कलर भी मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है कि ये जो डिफरेंस होता है लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट के बीच में, ये लगभग होता है 10 dQ का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से, ठीक है। ये इसका क्या है, 8th पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है उसमें दो एनर्जी स्टेट बनते हैं, एक लोअर एनर्जी स्टेट और एक हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इन दोनों ही एनर्जी स्टेट के बीच का जो टोटल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि 10 dQ होता है। dQ यहाँ पे इसकी यूनिट है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 10 dQ होता है, या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। यानी ये जो एवरेज वैल्यू है डी ऑर्बिटल्स की, इससे कुछ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में होती है, और कुछ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। टोटल जो यह वैल्यू का मान होता है वो 10 dQ के इक्वल होता है, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस के बारे में सीएफटी हमें बताता है कि टोटल जो डिफरेंस है वो
10 DQ के बीच में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो क्या बताता है कि लिगेंड जो है हमारे पास कितने हैं, 2 टाइप के हैं। एक कौन सा, वीक लिगेंड, एक कौन सा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, CFT लिगेंड के बारे में भी बताती है कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसकी जो सीरीज है वो भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, वीक लिगेंड अगर है तो वो क्या करता है, ये जो वैल्यू है 10 DQ की, इसमें वैल्यू आती है कम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे है, XY, YZ और XZ। ठीक है, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे है, Z² X² - Y²। अगर वीक लिगेंड है तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 है, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये वीक लिगेंड में इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता। ठीक है, वीक लिगेंड का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। अगर पेयरिंग नहीं होती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 यहाँ पे डलने के बाद में फिर कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ 5 और 6 वाला वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रबल लिगेंड है तो वो किस तरह से आएगा, 2, 4 और 6, इस तरह। 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। पहले जब भरा जाएगा ये किस तरह से भरा जाएगा, पहले एक एक 3 भरे जाएंगे, 1 2 3, फिर 4 5 6, इस तरह, फिर जाएगा 7th के अंदर। तो ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में डिफरेंशिएट करता है कि अगर वीक लिगेंड है तो उसकी डेल्टा की वैल्यू, और डेल्टा की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जब हम CFSE का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वो किस पे डिपेंड करती है कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो जो वीक लिगेंड होता है उसमें क्या होता है, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे वाली जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव में होती है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो वीक लिगेंड में क्या होता है, एक दूसरे का इफेक्ट लगभग कैंसिल हो जाता है, CFSE की वैल्यू कम आती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में होते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो CFSE की कम आती है। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ज्यादा आती है, नेगेटिव में आती है वो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी CFSE की वैल्यू की वजह से इनका जो है स्टेबिलिटी का भी आपको पता चल जाता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। इसको एग्जांपल के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले तो हम सीरीज पढ़ेंगे कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। फिर जब हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होती है, फिर हम CFSE की वैल्यू हर डी कक्षक की निकालेंगे कि अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो CFSE कितना होता है अष्टफलकीय संरचना में और चतुष्फलकीय संरचना में। D2 है, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसमें निकालेंगे कि उसकी CFSE कितनी होगी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब CFT जो है उसका आपका एक पॉइंट रह गया है लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक कौन से होते हैं, उनके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला जिसे बोला जाता है, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, कि कौन सा लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका हम कंपेयर करते जाएंगे कि सबसे कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।